तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आप सभी के सामने आ चुका हूं 16 से 30 भाग 2। पहला पार्ट में 1 से 15 मैंने पढ़ाया था बिहार बोर्ड परीक्षा टॉप 30 VVI क्वेश्चन। पहले पार्ट में मैंने पढ़ा चुका था 15 क्वेश्चन। अब मैं लेकर रहा हूं 16 से 30, यानी ये दूसरा भाग है। इन दोनों भागों में मिला के 30 प्रश्न, और ये केमिस्ट्री 10th का फर्स्ट से लेकर 5 चैप्टर जो आप लोगों का है बुक में, उसमें से उठाया गया ये 30 क्वेश्चन है। इतना भी भी आए कि 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो देरी नहीं करना है, आगे करना है पढ़ाई। अगर चैनल पर आप हैं नए तो प्लीज करिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए बाबू मेरे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनोडीकरण क्या होता है। तो एनोडीकरण जो होता है बाबू, जैसे आप एल्युमिनियम का बर्तन जो यूज करते हैं तो हवा में जब उसको खाली छोड़ देंगे तो वो जंग पकड़ लेता है, यानी उस पर ऑक्साइड की परत बन जाती है, ठीक है। और एल्युमिनियम पर उसकी ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है, यानी कि ऑक्साइड इस पर चढ़ाया जाता है। ऑक्साइड क्या होता है? चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम को जब भी आप बाहर में खुले में छोड़ते हैं तो उस पर जंग लगने की क्रिया हो सकती है। तो एल्युमिनियम पर उसकी ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है, और जिससे उसे जंग से बचाया जा सकता है। तो एनोडीकरण क्या है आपने समझ गया होगा। अब इसका उदाहरण आपके घर में देखने को मिलता होगा, कुकर आपने देखा होगा, कड़ाही आपने देखा होगा। तो ये जो होता है काली रंग के होती है, स्लेटी रंग की होती है, ठीक है, स्लेटी रंग की होती है। और इस पर जो है एक विद्युत माध्यम से प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, कैथोड और एनोड करके होता है, ठीक है ना। इस माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं, तो इसका जो है एनोडीकरण होता है। इसका क्या होता है? तो एनोडीकरण होता है, ठीक है। एल्युमिनियम के बर्तन को इसमें रखकर बिजली सप्लाई किया जाता है, और तब एल्युमिनियम पर क्या बनता है? ऑक्साइड का एक परत जमता है, इस विधि के द्वारा, कैथोड और एनोड के द्वारा। तो इसका उदाहरण आपके घर में कुकर होगा, कढ़ाई होगा। थोड़ा सा पुराना होने के बाद ये थोड़ा ब्लैक स्लेटी रंग का दिखता होगा आप लोग को घर में। तो कहीं ना कहीं उसी स्लेटी यानी कालेपन से बचाने के लिए इसके ऊपर एक ऑक्साइड का परत बना दिया जाता है, जिससे चमकीला और एकदम दिखने में सुंदर लगते रहता है। तो इसको कहते हैं एनोडीकरण। ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा, मैं गारंटी देता हूं कि कभी ना कभी ये फर्स्ट या सेकंड सिटिंग एग्जाम में आ ही जाता है। एनोडीकरण क्या है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि मिश्र धातु किसको कहते हैं। मिश्र धातु किसको कहते हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ हजाम को आप देखते होंगे एक ब्लेड यूज करता है, जो ब्लेड में क्या होता है, जो बार्बर होते हैं वो लोग करते हैं यूज स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है। उस पर क्या लिखा रहता है? स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है वो लोहा का ही अंश, लेकिन वो जो है मिश्र धातु होता है। कहने का मतलब दो या अधिक धातु या धातु अधातु के समांगी मिश्रण को, दो या अधिक धातुओं या धातु अधातु के समांगी एक समान मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे में तांबा में जब जस्ता मिलाते हैं तो पीतल बनता है, तांबा में जब जस्ता मिलाते हैं तो पीतल बनता है। लोहा में जब क्रोमियम और निकेल मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है, और इसी स्टेनलेस स्टील से हम लोग दाढ़ी काटते हैं। उसके बाद जो है तांबा और टीन दोनों को जब मिलाते हैं तो कांसा बनता है, और सीसा और टीन को जब मिलाते हैं तो सोल्डर बनता है, जिसका उपयोग हम लोग को भी सोल्डिंग करने के लिए करते हैं। तो आपको इसमें बस इतना ही नहीं याद रखना है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि कौन कौन सा मिश्र धातु किससे बनता है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम देगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप पढ़ाई के टाइम में सुनते नहीं है, सिर्फ उतार लेते हैं। उतारने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। पूरा वीडियो सुनिए, अंत तक देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपके अंदर जान आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको 17 के बाद 18वां नंबर क्वेश्चन पढ़ाता हूं, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपने कई बार पढ़ा होगा, संक्षारण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि संक्षारण क्या होती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि संक्षारण का मतलब होता है कि जब भी नमी वाले क्षेत्र में, नमी में यानी कि वायु में, नमी का मतलब हुआ वायु में और ऑक्सीजन में, वायु में और ऑक्सीजन में, जब भी हम ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में किसी भी धातु यानी लोहा को रखते हैं तो उस पर एक जंग लग जाता है। एक जंग लगता है जब भी हम किसी भी लोहा को खुले में छोड़ देते हैं, तो वायु और नमी के कारण, ऑक्सीजन के कारण वो अभिक्रिया करके जंग बना देती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। और इसी संक्षारण को रोकने के लिए, यानी लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीका होता है। पहला होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए भूरे रंग का पेंट किया जाता है, जिसको हम यसद लेपन कहते हैं। और दूसरा होता है पेंट या ग्रीस लगाकर। तो जस्ता अगर लगा कि जस्ता का परत चढ़ाइएगा तो यसद लेपन होता है, और पेंट जो भूरा चढ़ाइएगा तो पेंट या ग्रीस लगाकर हम लोग चाहें तो लोहा को जंग लगने से बचा सकते हैं।
बाबू तो मेरा ये 18 नंबर क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में पूछ ही देता है। विकृत गंधिता और लोहे को संक्षारण। विकृत गंधिता क्या है, वो आपको भोजन से रिलेटेड होता है और संक्षारण जो है धातु से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का अब अध्याय 4 है। हम लोग 3 अध्याय तक में 18 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब अध्याय 4 जिसका नाम है आपके किताब में कार्बन एवं इसके यौगिक। तो कार्बन तो आप जानते होंगे कि दुनिया में हर जगह कार्बन है। क्या है बाबू रे, हर जगह कार्बन है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि कार्बन के कितने हाथ होते हैं, तो कार्बन के 4 हाथ होते हैं। इतना आपको याद रखना है। कार्बन के कितने हाथ होते हैं, कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कार्बन का अपरूप किसको कहते हैं, फिटकरी को कहते हैं और हीरा को कहते हैं, कार्बन का अपरूप। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग को जो मेन जो पढ़ना होता है, क्या सब पढ़ना होता है, तो सह संयोजक आबंध किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सह संयोजक आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आपको याद होगा कि जब भी मान लीजिए कार्बन यौगिक जब आपस में जुड़ता है तो इसके बीच में देखते हैं एक बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, कहीं पर डबल बॉन्ड होता है, कहीं पर ट्रिपल, यानी सिंगल लाइन होता है, डबल लाइन होता है, ट्रिपल लाइन। तो इसको कहते हैं बंध, यानी आपस में बंधना, आपस में एक दूसरे से बंधना को क्या कहते हैं, बंध। तो कहता है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी हम अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, आपके पास भी इलेक्ट्रॉन है, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन से आपके एक इलेक्ट्रॉन से बंद कर लिए, यानी कि हाथ मिला लिए, तो इसको क्या कहते हैं बाबू, सह संयोजक आबंध कहते हैं। यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सह संयोजक आबंध कहते हैं। और जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में H करके जुड़ गए, CH4 है मान लीजिए, तो ये चारों साइड से कार्बन के साइड में ऐसे करके H करके जुड़ गए, ये सभी अपने इलेक्ट्रॉन ये सब अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों साइड अपना अपना जो है बंध बना लिया। तो इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, तो सह संयोजक आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सह संयोजक आबंध कहते हैं। ये हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही अच्छा है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। समजातीय होता है जो बायोलॉजी में होता है, सजातीय होता है जो आपको हम लोग के केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। होमोलोजियस करके होता है सीरीज, इसको किसको बोलते हैं, तो कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी, यानी कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन यौगिक के रूप में उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह हो और पड़ोसी सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। देखिए अगर मान लीजिए मीथेन है तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। इसके ठीक अगला वाला में 1 कार्बन बढ़ा और हम H जो है 2 बढ़ गया। तो यही बता रहा है कि उनके पड़ोसी सदस्यों के बीच CH2 का अंतर है, यानी CH4 में CH2 जोड़ देते हैं, CH2 जोड़ देते हैं तो C2 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 6, यानी इसके बीच कितना का अंतर है, तो CH2 का अंतर है, यानी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणु का अंतर होता है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है बाबू कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह हो और पड़ोसी सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, मीथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, पेंटेन होता है, ब्यूटेन होता है, हेक्सेन होता है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन करके होता है। अब देखो इसमें कितना कमाल है, CH2 का अंतर है तो C 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है तो अगला 4 होगा, अगला 5 होगा, अगला 6 होगा। अब इसके बाद H में 2 का अंतर है तो H 4 है, 6 है, 8 है, आगे 10 होगा, 12 होगा, ठीक है। तो पेंटेन में 5 होता है ना। इस तरीके से आपको जो है याद रखना है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है, ये सजातीय श्रेणी के बारे में आपको याद रखना है। इसका उदाहरण आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर में लिखिएगा, उत्तर लिख करके और इसको बॉक्स बना करके एग्जाम्पल में दिखाना है ब्लैक पेन से। अब है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो मैं आपको सीधा बात बता दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि गांव में सड़क बनती है, सड़क बनता है कि नहीं बनता है, तो सड़क बनता है तो कहते हैं पक्कीकरण, ईंटाकरण। वैसे ही साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। और साबुनीकरण बनता कैसे है, तो तेल या वसा को मथा जाता है, वो क्रीम बन जाता है और उस क्रीम में जो है सोडियम या पोटेशियम के लवण मिलाए जाते हैं और उससे क्या होता है, तो वो साबुन बनता है। सिंपल सी बात है। लेकिन इसको विज्ञान में इस तरीका से दिखा जाता है, वसा या तेल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई जाती है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। याद रखना है, वसा या तेल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपको एक उदाहरण देना है कि C3H5OOCr प्लस 3NaOH, यानी ये जो हो गया ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, यानी कि वसा या तेल हो गया।
वसा या तेल हो गया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये R का मतलब यहाँ पे हो सकता है कार्बन का चेन। R का मतलब क्या होता है? कार्बन का चेन, यानी C17 हो सकता है, C12 हो सकता है, C10 हो सकता है, यानी ये कार्बन की श्रृंखला होती है। और उसके बाद इसको क्या कहते हैं? साबुन। और उसके बाद जो ये जो बनता है, जो पेंदी में जमा हो जाता है, उसको कहते हैं C3H5OH, वो होता है ग्लिसरॉल। तो साबुनीकरण जब आप एग्जाम में लिखना होगा तो पहले आपको ऐसे साबुन किसे कहते हैं वो लिखना पड़ेगा, और साथ में उसका एग्जाम्पल आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, जिसको बॉक्स बनाकर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखिएगा, इसको याद कर लीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह यानी वसा या तेल को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, साबुन का क्या होता है फॉर्मूला, और ग्लिसरॉल का क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि दो तरह का होता है, एक होता है सोडियम का लवण और एक होता है पोटेशियम का लवण। ठीक है, तो सोडियम का लवण होगा तो एक नहाने वाला होता है, एक धोने वाला होता है। ठीक ना, तो साबुन और अपमार्जक, तो साबुन और अपमार्जक जो होते हैं उसमें निम्नलिखित अंतर होता है, यानी कार्बन चेन में ऐसे ही जो है, कार्बन चेन में ऐसे ही जुड़ते रहता है, इसमें आगे जाके Na जुड़ जाता है, COONA करके जुड़ जाता है, और आगे जाके इसमें OK पोटेशियम जुड़ जाता है। ठीक है, कार्बन चेन में। तो साबुन जो होता है वो कठोर जल में, देखिए जब सोडियम जुड़ रहा है यानी कठोर जल में झाग नहीं देता है, कौन? तो साबुन। जिसका उदाहरण क्या है? RCOONA, यहाँ पे R में कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, और अपमार्जक क्या होता है? कठोर जल में भी सफाई करता है, जैसे कि डिटर्जेंट। तो आपको याद रखना है कि अपमार्जक किसको कहते हैं? जो कठोर जल में भी सफाई करता है। उदाहरण के लिए RSO3Na ये सल्फेट होता है, और RCOONA ये साबुन होता है। ठीक है ना, तो साबुन और डिटर्जेंट में ऐसे ही आपको अंतर लिखना है कि साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है, अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है। अब आप कहोगे कि सर जी ये कठोर जल क्या हुआ? तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जल में पोटेशियम की जब अधिक मात्रा रहती है या कैल्शियम की, तो उसे हम कठोर जल बोलते हैं। तो आपको बस ऐसे ही निम्नलिखित अंतर है, इसको ब्लैक पेन से, इसको ब्लू पेन से, इसको ब्लैक पेन से, इसको ब्लू पेन से, इसको ब्लैक पेन से एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग के एस्टरीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये आपको समझना होगा कि अम्ल और एल्कोहल, यानी अम्ल एसिड कहते हैं, और एल्कोहल की अभिक्रिया से मीठी गंध वाला एक पदार्थ बनता है जिसको एस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू रे? एस्टर कहा जाता है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, मान लीजिए, उसका अगर मतलब एथेनोइक अम्ल से इसका जब रिएक्शन करवाया जाता है, यानी एल्कोहल से जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है, एल्कोहल से, समझ ना, एथेनोइक एल्कोहल से करवाया जाता है। अम्ल का रिएक्शन एल्कोहल से जब करवाया जाता है तब जाके क्या होता है? तो यहाँ पे ये एक नया सामान बनता है जिसका नाम क्या होता है? मीठी गंध वाला सामान, जिसको क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। तो अब इसमें आपको याद रखना है, ये आपको अम्ल हो गया CH3COOH। अब CH3COOH से आप याद रखना है कि CH4 किसका होता है? तो मेथेनोइक अम्ल का होता है। तो ये मेथेनोइक अम्ल हो गया। ये क्या हो गया बाबू? मेथेनोइक अम्ल हो गया, और इसका रिएक्शन एल्कोहल से हो रहा है। ये मेथेनोइक अम्ल हो गया, ये एथेनोइक अम्ल हो गया, और ये जो बन रहा है ये वाला बाबू भाग क्या है? तो एस्टर है। इस बात को याद रखिएगा कि आप आखिर ये कौन सा अम्ल है? तो मेथेनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है? तो एल्कोहल के साथ। क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है बाबू? तो एस्टर। और कौन सा चीज रिलीज हो रहा है? जल प्लस H2O। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? एस्टरीकरण कहते हैं। कैसे लिखेंगे? अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया के बाद एक मीठी गंध वाला पदार्थ बनता है जिसे हम एस्टरी कहते हैं, और इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। मेन आपको उदाहरण है मेथेनोइक अम्ल का उदाहरण याद करिए, अल्कोहल का उदाहरण याद करिए, और उसके बाद एस्टर का उदाहरण याद करिए। अब है एथेनॉल के गुण को लिखें। देखिए, यह रंगहीन एक द्रव होता है एथेनॉल, उसके साथ साथ ये पानी में घुलनशील होता है। यह सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जब भी ऐसे करके हो तो उष्मा उत्पन्न हो रही, मुक्त हो रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, ऊर्जा ऊपर की तरफ मुक्त हो रही, तीर के निशान का मतलब। तो यहाँ पे रंगहीन द्रव है, ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH किसका फॉर्मूला होता है? एथेनॉल का। अब एथेनॉल क्या करती है? सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? तो ये जो है हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करती है, C2H5ONA। यहाँ पर जो इसी में क्या हो गया? तो सोडियम समूह इसमें जुड़ गया। कौन सा समूह? सोडियम समूह जुड़ गया। और इसका जो इसमें से कौन सा चीज गैस रिलीज हो रहा है? पूछेगा कौन सी गैस मुक्त हो रही है? तो हाइड्रोजन गैस। तो एथेनॉल के गुण को आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है। मेन क्या है? ये रिएक्शन मेन है
कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, उसको याद कर लीजिए फटाक से। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, इस दोनों के रिएक्शन के बाद क्या होता है, ये मेन है जो बक्सा में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, हाइड्रोकार्बन और कार्बन से बने यौगिक ये दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन से बने यौगिक हैं। यानी हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक है, ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कैसे होते हैं तो मैं बताता हूं। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त का मतलब हुआ कि जिस यौगिक में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एक एक हाथ जुड़ा होगा, उसको क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। और जिस यौगिक में दोहरा हाथ, यानी ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ा, सोडियम के साथ 3 बार जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो दोहरा या तिहरा बॉन्ड बना ले तो उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या सब आता है, तो मीथेन आता है, एथेन आता है। इसके बीच कैसा बॉन्ड रहता है, तो इसके बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, इसके बीच देखिए सिंगल बॉन्ड CH4। लेकिन एथीन के साथ क्या होता है, C2 है और H4 है, तो एक हाथ इसका ले लिया, एक हाथ, 2 हाथ ले लिया, 3 हाथ ले लिया, ये चौथा हाथ ले लिया। लेकिन इसके पास अभी भी 2 हाथ बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, आपस में मिला लेता है, तो इसके बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त, लिख दीजिएगा उदाहरण, दूसरा असंतृप्त, लिख दीजिएगा उदाहरण, एथीन और एथाइन। आप इसमें एक लाइन और भी मेंशन कर सकते हैं कि इनके बीच सिंगल आबंध, मतलब इनके बीच जो है एकल बंध होता है और इनके बीच दोहरा या तिहरा बंध होता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और याद रखिएगा, आपको इसी तरीके से आपको याद रखना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यानी इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एल्केन। क्या होता है बाबू, एल्केन। और इसमें जो दूगो होता है एल्कीन, इसमें कीन कह दीजिएगा, इसमें काइन कह दीजिएगा। तो एल्कीन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 गो होता है। एल्केन संतृप्त होता है, एल्केन संतृप्त होता है, एल्कीन, और एल्काइन जो होता है वो असंतृप्त होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। ये सारी बातें जानकारी के लिए है, आपको लिखना कैसे मैं बता रहा हूं कि संतृप्त में लिखिएगा वह हाइड्रोकार्बन जिसके बीच एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उदाहरण में लिख दीजिएगा ये वाला। वह हाइड्रोकार्बन जिनके बीच दोहरा या तिहरा बंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उदाहरण दोनों लिख दीजिएगा, समझ गए। अब चलते हैं 26 से अध्याय 5वां में। देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 2 कमियां को लिखें। तो उत्तर में ऐसे नहीं लिखेगा, उत्तर में लिखेगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 2 कमियां निम्नलिखित हैं। पहला, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। दूसरा, समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं था, आइसोटॉप्स करके होता है। आप बस इस 2 बातों को याद कर लीजिए। इसको याद कर लेने के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन ऊपर में लिख देना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 2 कमियां निम्नलिखित है। पहला, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। दूसरा, समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं था। बस 2 लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपको कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके आवर्त संख्या के फलन का अनुपात। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु के आधार पर व्यवस्थित करना। देखिए, इससे पहले जो भी आपको था, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो बना था, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें आप देखिएगा कि क्रमांक के आधार पर 1, 2, 3, 4 क्रमांक के आधार पर सभी तत्वों को एक जगह सजा करके रखा गया है। सीधी सी बात है कि तत्वों का वह आवर्त या वह व्यवस्था जिसमें सभी तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करके रखा जाता है, उसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्व दोहराए जाते हैं। एक लाइन याद करना पड़ेगा कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले जो होते हैं आपको तत्व दोहराए जाते हैं। जैसे लिथियम का देखिए, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इसका होता है 3, इसके पहले कक्ष में होता है 2, दूसरे कक्ष में होता है 1। सोडियम का 11 होता है, तो सोडियम का 11 तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 1। तो देखिए, दोनों के अंतिम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन। तो इस दोनों का गुण क्या हो गया,
क्या हो गया, समान हो गया। यानी लिथियम और सोडियम का गुण क्या हो गया, नेचर समान हो गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, आधुनिक आवर्त नियम क्या है कोई पूछेगा तो तत्व का वह भौतिक और रासायनिक गुण जिसके आधार पर सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार एक जगह व्यवस्थित करके रखा जाता है और एक निश्चित अंतराल पर एक तत्व के गुण दूसरे तत्व के गुणों से मिलता है। बस इतना लिख के उदाहरण में लिख जाएगा लिथियम और सोडियम। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना पड़े। देखिए हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, मुंह से जो बोल रहे हैं उसको ज्यादा आप सुनिए, क्योंकि ये भी तो हम ही लिखे हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो कुछ खास है। अब है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में सजाने पर हर 8वें तत्व का, इसने क्या किया था, संगीत के तान पर सारे गम पध नी सा। देखिए क्या करा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहला से फिर 8वां का गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सा सा। इसने संगीत के तान के आधार पर, धुन के आधार पर तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में सजाने पर हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, यानी सा सा मिल गया ना, सा सा सीमा समान होता है। इसे ही क्या कहते हैं, न्यूलैंड का स्तर। यह केवल कैल्शियम तक ही लागू था, यानी 20 तक आप जाइएगा, तत्व जो होते हैं आपके बुक्स में दिया होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम करके 1 से 30 तक, तो वहां पे क्या करना, ये नियम जो था इसका मात्र 20 ही तत्व तक काम किया, उसके बाद ये काम नहीं किया। यानी ऐसे जो गुण मिलने वाला बात था ये नहीं मिल रहा था। तो इसको को क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। 2 लाइन आप लिख दीजिएगा, काफी है आपके लिए एग्जाम। अब 29 नंबर में है किण्वन क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से अपना सबके घर में जो है अथी जो बनता है, दारू शराब जो बनता है, अल्कोहल जो बनता है, देखिए किण्वन इसको क्या कहते, देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को धीमी गति से सरल पदार्थों में बदलना। सिंपल सी बात है, किण्वन की प्रक्रिया यीस्ट के द्वारा भी होती है, जिसके दौरान हम लोग पाव रोटी जो देखे होंगे, आपके घर में पाव रोटी होगा, पाव रोटी जो फूलता है ना, एकदम खूब फूल जाता है, वह भी क्रिया किसके द्वारा होती है, तो किण्वन के द्वारा होती है। तो अब वो क्या कहना है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को धीमी गति से सरल पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण आपको बताते हैं गन्ना से अल्कोहल का। गन्ना से कैसे अल्कोहल बनता है, अल्कोहल, ये वाला आपको उदाहरण देखना है। सबसे पहले क्या होता है कि ये सुक्रोज होता है। ठीक है, गन्ना में क्या पाता है, सुक्रोज, यानी C12H22O11, यानी जिसको आप लोग चीनी कहते हैं। तो मान लीजिए सुक्रोज का मतलब हो गया चीनी। चीनी को जब जल में अभिक्रिया करवाकर ताप दिया जाता है तो इससे बनता है 2 चीज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और C6H12O6। तो ये सबसे पहले चीनी से बना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और इसके बाद देखिए इस दोनों से क्या बनता है, देखिए इस दोनों से क्या बनता है, इस दोनों से ग्लूकोज का बनता है एथेनॉल में बदलता है, यानी C6H12O6 किस में बदल गया, एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो बदलता है ये एक एंजाइम के द्वारा होता है दोनों में, यानी उधर जो देखे हैं चीनी से जो ग्लूकोज बनता है उसके बीच में एक एंजाइम देना पड़ता है, जो एंजाइम काम करता है उसको ग्लूकोज बनाने में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये लिखना होगा। सबसे मेन इसमें देखिए किण्वन लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान है किण्वन लिखना। गन्ने से अल्कोहल बनाना, सीधा लिख सकते हैं, गन्ने से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, या सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को धीमी गति से तोड़ने की प्रक्रिया, सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ने की प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। लेकिन उदाहरण मेन है चरण 1 और चरण 2। चरण पकड़ना पड़ेगा भाई, सब जगह पकड़ना पड़ता है। ये चरण सीख लीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा ना, एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला आपको कहेगा भाई टॉपर बच्चा है, ऐसे करके बस लिखना पड़ेगा। इसको ब्लैक से बक्सा में और इसके बक्सा के ठीक नीचे ऐसे ही करके सजा के आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 चरण में इसको आपको समझाना पड़ेगा। अब हम लोग का लास्ट जो है क्वेश्चन 30 नंबर में, कि दहन यानी आग पकड़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला जलने वाला पदार्थ की जरूरत पड़ता है, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, बिना हवा के कोनो चीज जलेगा नहीं, तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्वेश्चन को लिखिएगा कैसे एग्जाम में कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो लिखिएगा दहन के लिए आवश्यक शर्तें निम्न है, और ये तीनों पॉइंट आप लिख दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 2 बार जरूर पूरा वीडियो सुनिएगा, 2 बार, कम से कम 2 बार भगवान के हनुमान चालीसा की तरफ बाबू प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, शिक्षक के प्रणाम करते हैं, 2 बार फुल वीडियो बिना भगाए सुन लीजिए। तीसरे बार में आपको एकदम आधे से ज्यादा बात आपको दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, फिर से 100 5 चैप्टर में से। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे।